कपड़ा डालो, कपड़ा ना डालो, ये तो इन्हें अदालत कर रहे हो, ये तो इन्हें अदालत इतनी बड़ी क्यों हो रही है? ये देख लीजिए गाड़ी में चले जाओ, गाड़ी में अच्छा मोहतरम, अदालत के हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डाल के उनको लेके जाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? अदालत ने बोला था कि बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको मना किया था, जो भी अभी करे कंटेम्प्ट ऑफ लॉ होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, तो ये याद रखें। एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? देखिए बात ये है कि आज बाबर रिवान जो प्रोसिक्यूशन है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि हमें फवाद चौधरी का रिमांड इसलिए चाहिए ताकि हम ये तस्दीक कर सकें कि ये शख्स वाकई फवाद चौधरी, और इस पे काफ़ी कहकहे लगे। इस पे बाबर रिवान साहब ने कहा कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शख्स वाकई ही फवाद चौधरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने इसका फ़ोन देखना है और इसकी चीज़ें देखनी है, उसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो फ़ोन तो ये पहले ही ले चुके हैं, तो उसके लिए उनका फ़िज़िकल रिमांड भी चाहिए। इसका भी इलेक्शन कमीशन के वकला के पास कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि फवाद चौधरी जो है वो फ़िज़िकल रिमांड हो जाए। इस पर भी बड़े कहकहे लगे अदालत में, तो काफ़ी मज़ाहिया खेज़ किस्म के बयानात थे। और आखिर में उन्होंने एक और बात ये भी की कि फवाद चौधरी साहब की जो वीडियो है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी हमने वीडियो एनालिसिस करना है देखने के लिए कि ये आवाज़ उन्हीं की है, ये चेहरा उन्हीं का है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मैं हूँ और मैं इस अपने बयान पे खड़ा हूँ, तो अब आपको वो मज़ीद क्या वीडियो एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक मज़ाहिया खेज़ किस्म के इलेक्शन कमीशन के बयानात थे। और पहले भी जज साहब जो थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर फैसला दिया था फिज़िकल रिमांड के ऊपर। अगर आप मेरी राय पूछें जो अदना सा मैं कानूनदान हूँ, तो फ़िज़िकल रिमांड तो बड़ी दूर की बात है, पर्चा भी नहीं बनता। और इस तरह के फ्रिवलेस पर्चे देने के ऊपर भी आइन के अंदर एक सज़ा दर्ज है। अगर आप आइन और कानून को पढ़ें तो इस तरह के फ्रिवलेस पर्चे देने के ऊपर, यानी कि जिनका कोई मवाद नहीं होता, कानून में सज़ा दर्ज है। तो मैं तो बल्कि आला अदलिया से ये कहूँगा कि अब उस क्लॉज़ को इन्वोक किया जाए जिस क्लॉज़ के तहत फ्रिवलेस FIRs की जाती हैं और लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के रिमांडें दे के और ऐसी चीज़ें करके सिर्फ उनको सज़ा दी जाती है, हालांकि वो मासूम होते हैं। यानी कि सेंटेंस से पहले उनको सेंटेंस इस पूरे प्रोसेस से गुजार के देने की कोशिश की जाती है। दोबारा कपड़ा डाल के हाँ, ये इस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। जज साहब ने जब ये कहा और बड़ी बरहमी का इजहार किया कि कपड़ा नहीं डालना फवाद चौधरी साहब के चेहरे पे, तो इस्लामाबाद पुलिस, ये रिकॉर्ड की बात है, गाड़ी रोक दे उधर, गाड़ी रोक की बात है, मुकर गई। उन्होंने कहा जी हमने तो कपड़ा नहीं डाला, पता नहीं वो कौन डाल जाता है। तो इस्लामाबाद पुलिस के दर्जनों मुसल्लह अफराद के साथ फवाद चौधरी को ले जाया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना था कि पता नहीं कौन कपड़ा डाला। लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद की अदालतें हो, पुलिस के सामने बेबस की नजर आती है। हथकड़ी का मामला हो, कपड़े का मामला हो, या लाहौर अदालत का जो फैसला था कि वापस लाया जाए फवाद चौधरी साहब को, लेकिन नहीं लेके जाया गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि हर शख्स और कंटेंट ऑफ कोर्ट देखिए हर शख्स पे फर्ज है कि वो नाइंसाफी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। हम सब ने अपने, सिर्फ PTI ने या फवाद चौधरी ने नहीं करना या इमरान खान ने, हम सब ने जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं वो करना है। जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इमरान जी कल क्या नहीं छोड़ो
سیشن کورٹ کے پھر سے کنٹیمپٹ کی گئی ہے کہ جب فواد چودھری صاحب کو کہا گیا کہ ان کو بخشی خانے میں ان کو ان کے بچوں سے 2 بیٹیوں سے ملوایا جائے جو نابالغ ہیں، ان کو یہاں سے لے گئے وہ لوگ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے میجسٹریٹ صاحب سے کہ یہ لوگ دہشت گردوں کی طرح فواد چودھری صاحب کو عدالت میں لے کے آتے ہیں اور بار بار ان کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، بار بار پولیس یہ حرکت کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سختی سے ابھی آرڈر کیا ہے کہ اس چیز کو روکا جائے اور بائی لا جس طریقے سے بھی ان کو رکھا جائے ان کو لے کے آیا جائے، لیکن ابھی ہم 2 قدم نکلے نہیں تھے، ان کے اوپر پھر چادر ڈالی گئی، ان کو دہشت گردوں کی طرح اس عدالت میں لگایا گیا۔ وی آر موونگ اے کنٹیمپٹ۔ ہم نے ان کو میجسٹریٹ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایس پی صاحب کو، ایس پی کوثار لگتے ہیں، ان کو کون سے لگتے ہیں، مجھے یہ تھانہ کوثار، ایس پی کو بلایا جائے اور ان کو اسٹرکٹلی آرڈر کیا جائے کہ یہ جو آپ عجیب ایبڈکشن، اغواکار، دہشت گرد بنا کے فواد چودھری صاحب کو لایا جاتا ہے اور لے کے جایا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو بالکل روکا جائے۔ اور دوسری بات یہ بار بار آج کورٹ میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ جی میرے گھر کا سرچ وارنٹ دیا جائے ان کو، ہم نے یہاں پہ کوئی موبائلز، فونز اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا میرے گھر میں سے برآمد کرانا ہے۔ میری 2 بچیاں ہیں چھوٹی، میں اکیلی رہتی ہوں، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ فون آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، سم آپ کے پاس ہے، میسیجز موبائل سے سب کو جا رہے ہیں فواد صاحب کے نمبر سے، موبائل کی سم بند نہیں کرنے دے رہے ہیں کیونکہ وہ فواد صاحب فون کریں گے تو ایز پر پروسیجر بند ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ دو بچیاں گھر میں موجود ہیں، 6 سال کی اور 4 سال کی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں سرچ وارنٹ وتھ پولیس اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے آپ بتائیے؟ یہ کون سی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں گھس کے، اور جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ یہ تو ہسٹری شہباز گل والی دہرائی جا رہی ہے، ان کے گھر میں ان کو ہتھکڑیاں لے جا کے جس طریقے سے لے جایا کیا، مجھے کیا پتا ہے کہ آئی ایم انسیکیور کہ میرے گھر میں کل کو یہ کیا چیز ڈالے گی پولیس اور آپ کو شو کرے کہ جی فواد چودھری صاحب کی یہ چیز ہے۔ میں ان کے اوپر بالکل یقین نہیں کرتی اور مجھے بالکل اس چیز کا خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کورٹ میں کہ جی ہمیں گھر کا سرچ وارنٹ دیا جائے، سرچ وارنٹ دیا جائے۔ آئی ایم موونگ این اپلیکیشن ان دا اپر کورٹ آلسو کہ جی دیکھیں پہلے آپ نے ان کو ابڈکٹ کر لیا گھر سے، لاہور کے گھر سے، اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں؟ ہم پورا تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم ہر چیز آپ کو انڈر انویسٹیگیشن میں آپ کو دوں گی جو آپ کو چاہیے، آپ مانگیں تو صحیح۔ لیکن آئی او کا رویہ، اسٹیٹ کا رویہ، 8 بجے سے ہم اس کورٹ میں خوار ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کبھی ایک کورٹ کبھی دوسری کورٹ۔ بہرحال میری ابھی بھی چیف جسٹس صاحب سے یہی اپیل ہے کہ براہ مہربانی، براہ مہربانی میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کیس کو پٹ اپ کریں، میرے گھر پہ پولیس بھیجی جائے گی، سرچ وارنٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ لینے کے، آپ سن رہے ہیں، اس کو پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیجیے، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر تو سو موٹو لے لیجیے کہ گھر پہ جس طرح یہ گھسنا چاہ رہے ہیں میرے، اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں کیا کیا ہے، مجھے آپ بتائیں میرا دفاع کون کرے گا؟ میں اکیلی رہتی ہوں، کون آئے گا میرے ساتھ؟ یا تو آپ لوگ سارے باہر بیٹھے میرے گھر کے، جو بھی آئیں ساری پروسیسنگ آپ لوگ ساتھ آئیں، میڈیا میرے ساتھ گھر میں آئے، تاکہ کوئی بھی چیز غلط طریقے سے پورٹرے نہ کی جائے۔ ریمانڈ پھر مانگا گیا، ریمانڈ پھر دیا گیا، ویٹ کر رہے ہیں ہم فیصلے کا کہ کتنے دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، پھر دیا جائے گا جی ان کو واپس کسٹڈی میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اعظم سمادی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اب فواد چودھری صاحب بھی اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے سی ایم پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی صاحب سے کہ پلیز آپ مجھے اجازت دیں، اگر یہ اڈیالہ جاتے ہیں میری بچیوں کو اور مجھے اجازت دیں، ابھی تک مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میں ان کی غلام نہیں ہوں، ہم کوئی غلام نہیں ہے جو یہ کہیں گے ہم اٹھا کے کر لیں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ چیئرمین صاحب کا بھی فون آیا تھا جی، میں ان کی شکر گزار ہوں، وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کیس کو، اور انشاءاللہ اس کے اوپر پالیسی کے تحت جو کچھ بھی فیصلہ پارٹی کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔ آج سے 4 دن پہلے فواد کی بیل پٹیشن ہم نے فائل کی تھی جس کے نوٹس ہوا تھا، اور آج اس کی دوسری تاریخ تھی۔ جج صاحب موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، اور فواد پٹیشن لاک اپ میں ہے، لیکن جو
ये भागने वाली हुकूमत है, इसके भागने वाली प्रोसिक्यूशन और इसकी भागने वाली पुलिस मौजूद नहीं थी। और पुलिस का जो मुतल्लिका तफ्तीशी है उसको हिदायत थी कि वो पेश करे। मैं पहले आपको बता देता हूँ अंदर जो कार्रवाई हुई अदालत की, ताकि आपके सामने रख सकें कि वो रिकॉर्ड पेश करे, लेकिन वो खुद ही नहीं आया। रिकॉर्ड कौन पेश करता? तो फिर उन्होंने कहा कि वो बीमार है। तो मैंने कहा अगर तो उसके प्लेटलेट्स डाउन है तो उसको आज की फिर इजाज़त दे दें, इसलिए कि इस हुकूमत के प्लेटलेट्स ऊपर से लेकर नीचे तक वो किसी और के मूड पे चलते हैं। दूसरा ये था कि मैंने जज साहब को ये भी कहा, दूसरा ये था कि मैंने जज साहब से ये कहा कि मैं कल अगर ये रिकॉर्ड नहीं पेश करते, कल 2 बजे का टाइम हुआ है, उस पर रिकॉर्ड नहीं पेश करते, तो मैंने उनको एक ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 228 गुजारिश की, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर अलाउड करता है ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट तो उसके लिए लंबे ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि 228 के मुकदमे की समाअत होगी सरसरी, यानी उसको कहा जाएगा तुमने इतने तारीखों पे रिकॉर्ड नहीं पेश किया, और तारीखें अगर लिखी हुई हैं अदालत में जो लिखी हुई हैं तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ये मैंने उनको कहा। कल हम दरख्वास्त भी दायर करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड नहीं लाते तो दरख्वास्त दायर करेंगे कि इसके खिलाफ समरी ट्रायल किया जाए, जो प्रोसिक्यूशन है उसके खिलाफ, तफ्तीशी के खिलाफ किया जाए। दूसरा ये है कि बेसिकली ये एक रवायती हरबा है इनका कि ये यूं ही ज़रा सा भी दबाव आता है ना, अब कानून का दबाव आया थोड़ा सा तो ये अदालत से भाग रहे हैं। जब मार्शल लॉ का दबाव आया था थोड़ा सा तो ये ज़्यादा भाग गए थे। जब दूसरी दफा दबाव आया था तो इन्होंने प्लेट स्लैश का बहाना बनाया और ये लंदन भाग गए। तो भागने से तो मुल्क नहीं चल सकता। अब जो चैलेंजेस हैं उनसे गवर्नमेंट भाग रही है, और भाग के वो जो कहते हैं वो 2 बातें। अब तो लोगों ने उनके जो सो कॉल्ड, वो जिनको कहते थे कि जी हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया है, जो मीडिया में बैठने वाले, फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि तुम्हें साल होने वाला है, अप्रैल में आए थे, नया साल फिर शुरू हो गया, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ जाना है, तो तुम ये बताओ कि तुमने अगर मुल्क नहीं संभाल सकते थे तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों हटाई? ये वो बात है जो इमरान खान ने सबको कहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि चलते हुए निज़ाम को रुखसत करके जो जड़ी बूटियाँ आप इकट्ठे कर रहे हैं उनका मशरूब कोई नहीं पिएगा। आज कोई नहीं पीता उन्होंने, आप देख लें। दे हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। दुनिया में आपकी इज्जत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि कल जो मेहमान आए हुए थे यहाँ, वो इस्लामाबाद आने से उन्होंने एतराज़ किया। उनको पता है कि एक बहुत मारूफ शायर का शेर है जिसका एक मिसरा है कि चोर तो चोर ही को इज़्ने रसाई देगा। तो इन चोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। बेसिकली जो हमारी अदालती लीगल टीम है वो, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हमारे लीडर वो वर्कर्स हूँ, वो सारे के सारे यकसू हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को, और अब कौम यकसू हो गई है, पाकिस्तान को 2 चीज़ों की फौरी तौर पे ज़रूरत है। एक तो ये है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के जरिए से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। एक से ज़्यादा मरतबा हमने कंट्रोल करके दिखाया, एक से ज़्यादा मरतबा हमने प्राइसेस कम करके दिखाई। 3.5 साल इक़्तिदार था इमरान के पास, 72.5 साल वो लगा लें और 10-11 महीने ये लगा लें तो कोई 73+ साल जो है वो इनके पास रहे हैं हमेशा। तो इसलिए एक इसकी ज़रूरत है फौरी तौर पे कि लोगों को तकलीफ का वो मरला आ रहा है जिस पर बगावत करने पे लोग आमादा हो जाएंगे। बगावत से पहले तकलीफ की बजाय उनको रिलीफ दिया जाए, और उसका वे फॉरवर्ड फिर जानना चाहती है पूरी कौम, और पूरी कौम जानती है, जो इनको बताना चाहती है बल्कि वो ये है कि जो मर्जी कर लो, इनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब अगर एक घर में भी जाएँ, लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे। यकीन इस पे करेंगे कि एक दफ़ा आज़ादाना इलेक्शन हो, जो अडल्ट फ्रेंचाइज इस मुल्क का अल्टीमेट सॉवरन है, जिसके पास वोट है, वो फैसला करे। तो ये अपने मुल्क से डरते हैं, बाहर भाग जाते हैं, अपने वोट से डरते हैं, इलेक्शन से भाग जाते हैं। 3 दफ़ा तो इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग चुके हैं। तो मैं
आखिरी बात जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सही मानों में, अगर लोग तो कहते हैं ना कि दिस इज अ बनाना स्टेट, दिस इज अ पुलिस स्टेट, बनाना की स्टेज से गुजर गई है। जिस मुल्क की अदालत एक नहीं, एक मैजिस्ट्रेट साहब, एक सेशन जज, दूसरे एडिशनल सेशन जज, एक एसएचओ अगर उनके कहने पे अदालत में हाजिर नहीं होता तो इसको आप कौन सी स्टेट कहेंगे? बनाना रिपब्लिक? नो, ये पुलिस राज है इस वक्त, और उसका सबब है पुलिस के पीछे ये सब्जाजार के मुकदमे से शुरू करके मॉडल टाउन के मुकदमे तक पुलिस के पीछे छुप के ये इक़्तिदार में आते हैं और पुलिस के पीछे छुप के ये मजालिम करते हैं, और 25 मई उसका गवाह है। जितनी ताख़ीर करेंगे, एक मरला ऐसा था जब मशरक़ी पाकिस्तान में लोग इख्तियार का मुतालबा करने के लिए कह रहे थे इलेक्शन कराओ, उस वक्त हमने अगरतला साजिश केस चला दिया। जब वो मरला गुजर गया तो अगरतला साजिश केस हुकूमत पाकिस्तान ने वापस लिया था, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं वापस कराया, ना सातवां बैरिंग बेड़ा आया था उनके। अगरतला साजिश केस जिसमें लोगों को कहा गया था मुश्ताक खुदकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान तुम गद्दार हो, वो गद्दारी का पर्चा वापस ले लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, कहा नहीं ये गद्दार नहीं रहे। फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के छापे हुए वोट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन में वो जीत गए तो फिर इनको ख्याल आया कि हम अपनी मर्जी की भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, और मर्जी की गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर जब उनसे मुज़ाकरात का मरहला आया, उसको सियाला में रखा गया, तो उस वक्त वो टाइम ही गुजर चुका था जब कोई हम सूरत-ए-हाल संभाल सकते थे। पाकिस्तान, उसकी मैशत हाथों से फिसल गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाथों से फिसल रही है, और पाकिस्तान का आलमी चेहरा हाथों से फिसल चुका है, और जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है पाकिस्तान के बारे में और आइन के बारे में और निज़ाम अदल व इंसाफ के बारे में, वो हाथों से फिसल रही है। इस वक्त जो जिसको मैंने कहा कि जिसका राज है पुलिस, उसको लोग अपना मुहाफिज नहीं समझते। यहाँ जितने खड़े हैं कोई भी मुहाफिज नहीं कहेगा, वो सब उसको अपना विलन समझते हैं, इसलिए कि उनको पिच किया गया लोगों के सामने कि आपने मारना है। 25 मई को इस काम का आगाज़ हुआ था। अभी जब मैं बाहर निकल के आ रहा था तो फवाद का छोटा भाई जो फराज है, उसने मेरे कान में मुझे बताया कि मेरे घर पे पुलिस आ गई। एक तरफ हमारी हाईएस्ट सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेदारी शोबाज के पास है, वो ब्रीच होती है एक शहर में, उसका नतीजा इंतहाई अफसोसनाक, हसरतनाक और खौफनाक है। 60 लोग थोड़े नहीं होते। एक आदमी भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून तो ये है कि जिसने मासूम दम को बिला वजह एक आदमी को मारा, उसने गोया पूरी इंसानियत मार दी। यानी इसका मतलब है 60 दफा इंसानियत मारी गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने सारी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारी रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हमदर्दों या उसके हामियों, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, उनके पीछे लगाया हुआ है। अब मैं 2 बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि हमने कोर कमेटी ने फवाद को खिराज तहसीन पेश किया, और मैंने हम तुम्हारे साथ हैं। कोर कमेटी को जो मैंने बेशुमार जो कोर कमेटी जिनके जज्बात में मैंने कोई कमी नहीं रोकी, ये मेरे भी हैं। वैसे जो कोर कमेटी थी उसमें मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ब्रीफ करूं। मैंने ब्रीफिंग दी, और मेरी ब्रीफिंग का आगाज़ ये था, मैंने कहा अपने अपने ख्यालात होते हैं, हर पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है उसके अंदर बहस होती है, लेकिन मैंने कहा एक चीज़ जो मैं मुत्तफ़िका तौर पे इस हाउस को बता सकता हूँ वो ये है कि फवाद स्टूड लाइक अ रॉक, अल्लाह की मेहरबानी से सवादी स्टूड लाइक अ रॉक। और जो इमरान खान है उसने तो तारीख ही बदल दी है, नई तारीख बन गई है, नई तारीख बन गई है, वो लिखी जा चुकी है, तकदीर की तरह है वो पाकिस्तान की, उसको रोका नहीं जा सकता, डिले किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो फवाद के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बच्चों के ऊपर जो गुजर रही है, उनकी बेगम हिबा मेरे साथ खड़ी हैं, इनके ऊपर जो गुजर रही है,
اتنا ٹارچر تو مجھے ایک ہی مثال ذہن میں آتی ہے, آپ کے کوئی دوسری آتی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں. اتنا ٹارچر تو جس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کی پاکستان میں, اس کے خاندان کو بھی عزت سے کیمرے لگا کے ریڈ کارپیٹ پہ چلتے ہوئے آئے وہ بھارت سے, اور ریڈ کارپیٹ پہ مل کے اور ریڈ کارپیٹ کے ذریعے وہ واپس چلے گئے. جس نے ہمارے پہاڑی علاقے پہ حملہ کیا تھا, عمران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مت رہنا, میں عمران ہوں, یہ پاکستان ہے, اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں, اس کا ہم جواب دیں گے, ریٹیلیٹ. اور ہم نے جواب دیا. پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں کیا, اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں. کسی ایٹراسٹیز جو ہو رہی ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں, اس پہ نہیں بولتے, فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے, اور چھوڑ دیں اپنی قوم کے اس قدر خوف زدہ ہیں قوم سے. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار. فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو. فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں, فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں. فواد چودھری رہا ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ رہا ہوں گے. دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر لوگوں کی امید تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, اس امید سے لوگ اکھڑ گئے, بلکہ اکھڑتے جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, اکھڑ گئے. جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے مزید زیادتی. جہاں کسی کے ساتھ غیر قانونی FIR ہوتی ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور زیادتی.